प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो हीरो? सब मज़े में? बढ़िया, सुखद मंगल, सब चंगा। बाबू मेरे मेरे दोस्त, सबको इंतज़ार था कि सर हाफ ईयरली एग्ज़ाम है, सोशल साइंस का पेपर। तो बाबू वो सब टेंशन छोड़ दो, क्योंकि वो सारी जिम्मेदारी मेरी है कि आपको कब क्या कैसे देना है, और उसमें कहीं कोई कमी नहीं होगा। अगर कोई कमी है तो आप अपने कमियों पे काम करो, सुधारो, और उसके बाद ज़िंदगी को बनाते हैं हसीन और मज़ेदार, है ना। इधर उधर की ढेर बातें न करते हुए मैं सीधे लिए चलता हूँ उन सभी पिटारों के पास जो आपके एग्ज़ाम में आपको एक अलग ऊर्जा का अनुभव कराएंगे, है ना बच्चा। देख रहे हो ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हाफ ईयरली एग्ज़ाम, पूरे के पूरे सोशल साइंस का निचोड़ है। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती है, मैं कोशिश करूँगा कि उसमें अगर कुछ व्याख्या कर पाऊँ तो वो भी समझाने का प्रयास करूँगा। एंजॉय करो क्लास को, है ना। चलो देखो, पहला प्रश्न, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? अब देखो, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की लड़ाई, मंगल पांडे की कहानी लगभग सबको पता है। उतना टाइम अभी है नहीं कि मैं चीज़ें डिटेल्स में करवा पाऊँ, बट इतना यकीन रखो कि ये चीज़ें जो कर लोगे एग्जाम में बहुत मददगार होगा। तो ये जो हुआ ना, अलग अलग जगह पे, कानपुर, दिल्ली, है ना, बिहार, अवध, झांसी, सब जगह अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया। बाकी यहाँ नेतृत्व की बात कहाँ पूछी जा रही है मेरे दोस्त? कहाँ पूछी जा रही है? कहाँ पूछी जा रही है? दिल्ली में। कहाँ पूछी जा रही है बाबू? कहाँ पूछी जा रही है? दिल्ली में। दिल्ली में, तो दिल्ली में ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, तात्या टोपे, ठीक है ना। अब इन सब चीज़ों को देखो तो दिल्ली के लिए कौन, इसका मतलब आपका ये आंसर सही है ना। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी के बारे में आप पढ़ते हो, झांसी की रानी, झांसी, है ना। मंगल पांडे, बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी, यही से तो हुआ था मंगल पांडे के द्वारा। और तात्या टोपे, कानपुर। चलो मैंने सब बता दिया ना। आगे देखो, अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेखों में धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया? संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी? तो अशोक के जितने भी शिलालेख हैं उसमें लगभग संभवतः सभी में किस भाषा का प्रयोग किया गया था बाबू? किसका? प्राकृत का, ठीक है ना। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? वही जो 1857 के लड़ाई में दिल्ली में नेतृत्व किया था, और उसका नाम कौन था बाबू? औरंगजेब? बिल्कुल नहीं। अकबर? कहाँ से अकबर लास्ट हो जाएगा यार, अकबर के बाद तो जहांगीर आया था, जहांगीर के बाद शाहजहां आया था, शाहजहां के बाद उसके 4 बेटों में औरंगजेब था। तो अंतिम शासक कौन था बाबू? बहादुर शाह जफर, ठीक है। थोड़ा सा आवाज़ मेरा अगर भारी लग सकता है तो मौसम का असर है बाबू, थोड़ा सा तबीयत नसाज है। बट देखो कितना एनर्जेटिक है हम आप लोगों के सामने, तो आप अपने एनर्जी को ऐसे ही बुलंद रखो, मजा आएगा, है ना। गांधी जी का पहला सत्याग्रह किस आंदोलन से जुड़ा था? गांधी जी का सत्याग्रह, उनका सत्याग्रह का अगर संधि विच्छेद करो तो सत्य प्लस आग्रह, यही है ना बाबू, सत्य और आग्रह। आग्रह मतलब, आग्रह मतलब निहोरा, रिक्वेस्ट। गांधी जी सच्चाई के दम पे अपनी लड़ाई लड़ते थे और वो उसमें अहिंसा के पुजारी थे, तो रिक्वेस्ट करते थे। तो उनका पहला आंदोलन असहयोग आंदोलन था? बिल्कुल नहीं। चंपारण आंदोलन? हाँ बिल्कुल सही बात है। दांडी मार्च? नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन, ये तो 1942, 1930, 1920। लेकिन सबसे पहले उन्होंने क्या किया? चंपारण में नील की खेती के विरोध में 3 कट्ठिया पद्धति जो थी, जिसमें 3 कट्ठा खेत में, 1 बीघा के 3 कट्ठा खेत में नील की खेती करनी अनिवार्य थी। ये सब बातें हम लोग करेंगे क्लास में, अभी क्वेश्चन का सिलसिला है, मजे लो, है ना बाबू। आ जाओ, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? देखो ये सब हड़प्पा सभ्यता के नगर हैं, तो सबसे प्रमुख नगर वही होगा जो सबसे पहले खोजा जाएगा, और सबसे पहले खोजा गया कौन था? हड़प्पा। हड़प्पा। लेकिन 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 मेरे दोस्त, सबसे प्रमुख अगर नगर की बात करो तो सबसे प्रमुख हम कौन मानते हैं? मोहनजोदारो। यहाँ मोहनजोदारो लिखा है, इसको आप सही भी कर सकते हो, इसको आप मोहनजोदड़ो भी लिख सकते हो, है ना।
मोहन जोदड़ो है बाबू, सही बात है। ठीक है, आगे आ जाओ। भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? भारत की सबसे लंबी नदी देखो ये यमुना जो है ये सहायक है, यमुना सहायक है मेरे दोस्त, किसकी? गंगा की। किसकी सहायक है? गंगा की। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में बहुत थोड़ा सा बहती है ना। गोदावरी दक्षिण भारत की नदी है, तो सबसे बड़ी नदी भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? गंगा, है ना। हिमालय पर्वत श्रृंखला से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखो कंचनजंगा, नंदा देवी, K2 ये सब ऊंची चोटी है, लेकिन सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय पर्वत की पूछ रहा है। भारत में पूछता तो आंसर कुछ और होता है, सिर्फ हिमालय की पूछ रहा है। 8,800 देखो, कहीं पे 50 मीटर, कहीं पे 48 मीटर भी मिलेगा, लेकिन नए डेटा के अकॉर्डिंग 50 मीटर ही होगा, 8,850 मीटर। ठीक है, चलो। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान देखो, यहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। कोलकाता तो नहीं होगा, ये सब जानते हो। ठीक है, अब ये देखो मेघालय की राजधानी शिलोंग, मासिनराम, चेरापूंजी, ये सब कहाँ है बाबू? ये सब कहाँ है मेरे दोस्त? ये सब कहाँ है? मेघालय में। मेघालय में अगर मासिनराम ऑप्शन में नहीं होता तो चेरापूंजी आंसर होता, लेकिन मासिनराम है तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू? मासिनराम। अगर ये नहीं होता तो चेरापूंजी में। भारत में सर्वाधिक अधिक वर्षा वहाँ होती है, लेकिन अगर मासिनराम है तो वहाँ उससे भी ज़्यादा होती है। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? याद करो, दो ही राज्य हो सकता है, या तो गुजरात या राजस्थान। तो गुजरात में कच्छ का मैदान है। किसका मैदान है? कच्छ का मैदान। अब इसमें जो रास्ता है ना, दोनों तरफ उजला समुंदर और बीच में रास्ता रेत, तो उसको स्वर्ग का रास्ता बोला जाता है। तो गुजरात में इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में रेत और हरियाणा में रेत कहाँ है? राजस्थान और गुजरात आंसर होगा, तो गुजरात नहीं होगा, राजस्थान होगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे बाबू क्षेत्रफल के अनुसार पूछ रहा है तो मेरे दोस्त आंसर क्या होगा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर मेरे भाई क्या हो जाएगा? राजस्थान। क्या हो जाएगा बाबू? राजस्थान। लेकिन वही अगर क्षेत्रफल के स्थान पे जनसंख्या के दृष्टि से पूछ लेता तो, जनसंख्या के दृष्टि से अगर पूछ लेता तो क्या हो जाता? उत्तर प्रदेश। क्या हो जाता बाबू? उत्तर प्रदेश। कब? जब जनसंख्या के दृष्टि से पूछा जाता तब। लेकिन पूछा क्षेत्रफल के दृष्टि से जा रहा है तो आंसर क्या होगा? राजस्थान। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किस शब्द को जोड़ा गया? देखो भारत का संविधान जब बना था तो कुछ वर्ड उसमें नहीं जोड़े गए थे, जो बाद में जोड़े गए, और बाद में जोड़े गए वर्ड क्या थे? समाजवादी भी था, पंचनिरपेक्ष था, अखंडता भी था। तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ये 3 वर्ड जोड़े गए थे। ठीक है ना। मौलिक अधिकार कितने हैं? देखो पहले मौलिक अधिकार कितने थे? 7। उसमें से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के विधिक अधिकार बना दिया, तो बचे कितने हैं बाबू? 6। बचे कितने हैं? 6। ठीक है ना। पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू हुई? पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू हुई और कहाँ शुरू हुई? कब की बात करो तो कब होगा? 1992। और शुरुआत की बात करो तो कहाँ होगा बाबू? कहाँ होगा? कहाँ होगा? राजस्थान। कहाँ होगा? राजस्थान। ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? देखो राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है, एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा। जब राष्ट्रपति को पढ़ाएंगे, उपराष्ट्रपति को पढ़ाएंगे, तो ये सब चीजें डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है ना। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? देखो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकता है, इस चीज को ध्यान से देखो। एक पूछेगा अस्थाई सदस्य, अस्थाई अध्यक्ष, तो अस्थाई कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दूसरा पूछेगा अस्थाई, अस्थाई अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष। तो अस्थाई अध्यक्ष अगर पूछ दिया, ध्यान रखना एग्जाम में, अगर अस्थाई पूछ दिया तो क्या होगा बाबू? अस्थाई पूछ दिया तो क्या होगा? डॉक्टर सचिता सजिदा नंद,
सिन्हा अस्थाई थे, ठीक है ना। और अस्थाई कौन थे? राजेंद्र बाबू। अस्थाई कौन थे? राजेंद्र बाबू। अब देखो भारत के जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है? अब देखो जीडीपी का फुल फॉर्म देख लो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसका हिंदी भी लगे हाथ यहां लिख ही लो, सकल घरेलू प्रोडक्ट मतलब क्या होता है बाबू? उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है ना। कितना है बाबू? 15 से 20%। कितना है बाबू? 15 से 20%। अगला देखो, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? 1951, 1947, 1960 या 1970? 1947 में अपना देश आजाद हुआ था, आजाद, है ना। 60 और 70 नहीं होगा, होगा क्या बाबू? 1951, 1951। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है बेरोजगारी का प्रकार, मौसमी, छिपी बेरोजगारी या दोनों? भाई दोनों हो सकता है। छिपी हुई बेरोजगारी भी तो है कि मतलब आदमी काम कर रहा है लेकिन काम के बदले उसको कुछ मिल नहीं रहा है। जीएसटी, जीएसटी कब लागू हुआ? जीएसटी कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? 2015, 2017, 2020, 2010? कब लागू हुआ बाबू? 2017। कब लागू हुआ? 2017, ठीक है। गरीबी रेखा का मानदंड आय, भोजन, शिक्षा या तीनों? तीनों होगा ना। हम किसी को गरीब इन्हीं सब चीज़ों के आधार पे आपते हैं ना कि भाई उसके पास पैसा नहीं है, भोजन नहीं है, शिक्षा नहीं है। लेकिन शिक्षा कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा हो सकता है, इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन मुख्य पैमाने के रूप में, मानदंड के रूप में आप देख सकते हो। गुप्त वंश का स्वर्ण युग किसके शासन को माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त? तो स्वर्ण युग माना जाता है समुद्रगुप्त के काल को, इनको सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है ना। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 21, 11, 31 या 1? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी बाबू? 1921 में। और किसने की थी? दयाराम साहनी जी के द्वारा, ठीक है ना। ठीक है, आगे देखो, बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905, 1911, 1947, 1857? बात किसकी हो रही है बाबू? बात किसकी हो रही है? बात किसकी हो रही है? बंगाल विभाजन की। बात किसकी हो रही है? बंगाल विभाजन की। 1905, 1911, 1947, 1857? नहीं पता है तो जान लो, वैसे मुझे लगता है ये बात सबको पता होनी चाहिए, है ना बाबू। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? ऋषभनाथ, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ? अगर इन सभी नाथों की बात करो तो महावीर स्वामी को 24वें तीर्थकर के रूप में जाना जाता है। किसके? जैन धर्म के। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? उसी टाइम जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और वो कब हुआ था? क्या 1920 में हुआ? नहीं। 1917, 1922, 1917 बिल्कुल नहीं, 1919, 1919, है ना बाबू। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? हरिहर और बुक्का, कृष्णदेव राय, शिवाजी और अकबर? शिवाजी और अकबर का विजयनगर साम्राज्य से क्या लेना देना? हाँ, कृष्णदेव राय एक शासक थे, सबसे बढ़िया शासक में आप कह सकते हो हरिहर और बुक्का। आंसर क्या हो जाएगा बाबू? हरिहर और बुक्का। अगला प्रश्न, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? कहाँ हुआ? सॉरी, लाहौर में? नहीं, लाहौर नहीं। दिल्ली? नहीं। कोलकाता? नहीं। कहाँ हुआ था बाबू? अमृतसर में। कब हुआ? 13
अप्रैल 1919 को। ठीक है ना बच्चा? ठीक है, आगे देखो, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ये बात ऑलरेडी मैंने क्लास में करवाई है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है बाबू? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या विशाखापट्टनम? कौन है? कौन है? मुंबई। कौन है बाबू? मुंबई। ठीक है, अब देखो, भारत की मानक समय रेखा। अब एक मानक समय रेखा क्या होती है? आप पढ़ते हो जीएमटी, जीएमटी प्लस 5.5 ऐसा लिखा रहता है ना टाइम जोन जब पढ़ते हो तो। अब ये क्या होता है, इसको मैं डिटेल्स में बाद में करवाऊंगा। ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, अब इसको डिटेल्स में मैं कराऊंगा बाद में। बस ये समझ लो कि ये जो समय रेखा है ये भारत में कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से। अगर ऑप्शन में इलाहाबाद ना हो, अगर इलाहाबाद ऑप्शन में ना हो तो मिर्जापुर, मिर्जापुर, ठीक है, मिर्जापुर। ठीक है ना बाबू? अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य केरल। देखो केरल मसाला के लिए फेमस है, मसाला के लिए, है ना बाबू? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, क्या होगा ऑप्शन? क्या होगा ऑप्शन? ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी। लेट ना करते हुए चलो बता देते हैं। महाकाल, विंध्याचल, सतपुड़ा, ये अपने अपने ऐतिहासिक चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, पढ़ेंगे, मज़ा आएगा। बट अभी क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, एग्जाम है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सीधे सीधे देखो, एग्जाम दो, बाकी क्लास तो चलती रहेगी ना, उसमें कंटिन्यू जुड़े रहो, मज़ा आएगा, है ना? भारत का सबसे ठंडा स्थान, बाबू यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, इसको आप मद्रास कर लो। वैसे मद्रास पुराना नाम है और इसको अब हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बाबू? चेन्नई। ठीक है ना? श्रीनगर, शिमला और लेह। तो देखो सबसे पहले तो चेन्नई में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उसको तो छाड़ दो, बात हमें सबसे ठंडा की बात करनी है। तो देखो शिमला में भी ठंडा पड़ता है, श्रीनगर में भी पड़ता है, लेह में भी पड़ता है। तो अगर इसमें सबसे ज़्यादा ठंडा की बात करें तो बाबू क्या होगा? लेह लद्दाख, जो बोलते हो ना सियाचिन ग्लेशियर जहाँ पे है एकदम बर्फ, आदमी जम जाए, वो यही है। ठीक है ना? भारतीय संविधान, भारत का संविधान कब लागू हुआ? देखो अगर पूछ दे कि भारत का संविधान कब लागू हुआ तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बाबू? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन पूछा जाए कि भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ, बनकर कब तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, संविधान बनकर तैयार, है ना बच्चा? है ना बाबू? समझ आ रही है? संविधान बनकर तैयार हो गया था कब? 26 नवंबर 1949 को। बट लागू कब हुआ बाबू? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस सबको पता है, स्वतंत्रता दिवस, है ना? कोई दिक्कत नहीं। 1 जनवरी 1951 कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो समझ में आ गया। भारत का सर्वोच्च कानून क्या है? भारत का सर्वोच्च मतलब सबसे ऊंचा, अगर पूछा जाए तो क्या संसद है? नहीं, संसद को कानून बनाने का अधिकार है लेकिन उसको लागू करवाने का अधिकार किसको है बाबू? सुप्रीम कोर्ट को, है ना? तो इससे बड़ा तो ये हो गया, राष्ट्रपति भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, लेकिन सबसे बड़ा सर्वोच्च पूछा जाए तो भाई पूरा देश जिससे चलता है वो क्या है मेरे दोस्त? संविधान ही तो है। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, इन सब चीज़ों का फैसला क्या गलत है क्या सही है भारत के संविधान द्वारा निर्धारित होता है कि नहीं? तो भारत का सर्वोच्च कानून क्या है मेरे बाबू? संविधान। ठीक है ना?
अब बताओ लोकतंत्र का आधार क्या है? लोकतंत्र का ही व्याख्या अगर आप करो तो लोकतंत्र का व्याख्या क्या होगा? लोग या जनता का शासन। तो एक बात बताओ, शासन किसका? लोगों का या जनता का? मतलब हम अपने नेता का, प्रतिनिधि का चुनाव हम अपने द्वारा वोट दे के करते हैं ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? जनता। ठीक है ना? अब देखो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? देखो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ये सब चीजें, और एक बात याद रख लो, संविधान बनने में लगा समय, संविधान बनने में लगा समय पता है क्या? बताओ, अगर पता है तो बता दो। संविधान बनने में कितना साल लगा? 2 साल 11 माह और 18 दिन। याद है क्या बाबू? अगर नहीं है तो ये भी याद रख लेना, क्वेश्चन क्या पता पूछ ले। अगर ऐसे ना दिया हो, थोड़ा बहुत इधर उधर दिया हो, तो 3 साल टिक मारना, क्योंकि इसमें 12 दिन जोड़ दोगे तो 3 साल हो जाएगा ना। देखो 2 साल 11 माह 18 दिन, अगर इसमें 12 दिन और जोड़ दे तो पूरा 3 साल हो जाएगा। तो पूरा पूरा दिया होगा तो 3 साल मारना, और अगर ऐसे में डेटा दिया हो साल महीना और दिन में, तो 2 साल 11 माह 18 दिन याद रखना, है ना। अच्छा, इसी के साथ संविधान सभा की पहली बैठक तो तुमने देख ली, और अगर यहीं पे दूसरी बैठक अगर पूछ लेता तो दूसरी बैठक, क्या पता यही क्वेश्चन पलट के पूछ लिया जाए। तो दूसरी बैठक अगर पूछा जाए तो ये 9 दिसंबर को हुआ था ना, याद रखना, 11 दिसंबर 1946। ठीक है ना, दूसरा बैठक। बातें क्लियर है बाबू सबको? अगला प्रश्न देखो, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? देखो पहले न्यूनतम आयु 21 साल थी, उसको घटा के अब 18 साल कर दी गई है। यार ये तो सबको पता होगा, क्या नहीं पता? क्या नहीं पता है क्या बाबू? क्या हो जाएगा आंसर? 18 साल, है ना। भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? देखो हरित क्रांति, किस क्रांति की बात कर रहे हैं बाबू? हरित क्रांति। और हरित क्रांति की बात किससे संबंधित होगी? कृषि से। अब देखो इसमें तो अब आप बोलोगे कि सर ये सब भी तो कृषि से जुड़ा हुआ है, तो आप इन तीनों को देखो तो ये व्यापारिक कृषि है, व्यापारिक कृषि, मतलब वाणिज्यिक कृषि या व्यापारिक कृषि बोल दो। हरित क्रांति का सीधा सीधा संबंध किससे था बाबू? गेहूं और चावल से। भारत में योजना आयोग कब गठित हुआ? भारत में योजना आयोग कब गठित हुआ? 1950, 1947, 1955 या 1960? तो भारत में योजना आयोग कब आया था बाबू? 1950 में। कब आया था बाबू? 50 में। भारत में मुद्रा का नियंत्रण कौन करता है? बताओ, भारत में मुद्रा का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है बाबू? आरबीआई के द्वारा, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। आ जाओ, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? देखो आयोग, योजना आयोग, सांख्यिकी मंत्रालय या आरबीआई। अब यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे होगा नीति आयोग, है ना, और आंसर यही होगा, और आंसर भी यही होगा कि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा। किसके द्वारा बाबू? भारत में बेरोजगारी मापने का तरीका दैनिक स्थिति, साप्ताहिक, मासिक या सभी? तो यार ये तो देख के ही मार सकते हो। बेरोजगारी आप किसी भी आधार पर नाप सकते हो, दैनिक स्थिति से भी नाप सकते हो, साप्ताहिक से भी नाप सकते हो, है मासिक से भी नाप सकते हो। अगला प्रश्न,
भारत के प्रमुख संसाधनों में से एक है, क्या है बताओ? कोयला, बर्फ, रेत, पत्थर। तो प्रमुख संसाधन भारत का क्या हो जाएगा बाबू? कोयला। क्या हो जाएगा बाबू? कोयला। कृषि में प्रयुक्त होने वाले उपकरण कौन से हैं? ट्रैक्टर और हल, मोबाइल और कंप्यूटर, टेलीविजन और रेडियो, कैमरा और प्रिंटर। एक बात बताओ, कैमरा और प्रिंटर से खेती का क्या लेना देना? टेलीविजन और रेडियो का क्या लेना देना? मोबाइल और कंप्यूटर का क्या लेना देना? ये सब तो ऐसे ही गलत लग रहे हैं। सही अगर है तो क्या है बाबू? ट्रैक्टर और हल। क्या है? ट्रैक्टर और हल। अब बताओ, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ? बताओ। 18वीं सदी में। 18वीं सदी में फ्रांस की क्रांति, यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्म था। तो 18वीं शताब्दी आंसर, और एग्जैक्ट पूछा जाए तो 1789। और 18वीं शताब्दी का मतलब हुआ 1700 से 1799, है ना? तो ये 1789 इसी के बीच में तो आएगा। समाजवाद के जनक कौन है? कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल किताब इनका याद रखना। दास कैपिटल के लेखक, अगर एग्जाम में पूछ ले कि दास कैपिटल को किसने लिखा है तो कार्ल मार्क्स ने लिखा है, याद कर लेना। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? हो ची मिन्ह के द्वारा। हो ची मिन्ह के द्वारा, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। यार ये तीनों तो ऐसे ही देख के लग रहा है कि भारत के क्रांतिकारी थे। कहाँ के थे बाबू? भारत के क्रांतिकारी, है ना बच्चा? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? हो ची मिन्ह। भारत में राष्ट्रवाद का प्रारंभ कब हुआ? देखो, भारत में राष्ट्रवाद की प्रारंभ 1947 में तो देश ही आजाद हो गया। शुरुआत कब से मानी जाती है बाबू? 1857 की जो पहली लड़ाई थी, राष्ट्रवाद का प्रारंभ तभी से शुरू हो गया। शहरीकरण के कारण क्या है? औद्योगिकरण, ग्रामीण विकास, कृषि का वृद्धि, वन का वृद्धि। अब वन के वृद्धि और कृषि के वृद्धि से शहर का निर्माण कैसे होगा बताओ? शहरीकरण कैसे होगा? गांव का विकास, औद्योगिकरण मतलब उद्योग धंधा लगना शुरू हुआ तो शहरों का निर्माण शुरू हो गया। यार ये सब तो बेसिक बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, होशियार बनो। नहीं, और होशियार तो खैर हो ही, वो अलग बात है कि किसी और फील्ड में थोड़ा सा इसमें भी बन जाओ। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है बताओ? सत्ता का एकीकरण कभी नहीं, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। सत्ता का नाश, क्या मतलब है भाई? सत्ता का विनाश, ये तो दोनों एक ही बात हो गया भाई। सत्ता का बंटवारा, सत्ता का बंटवारा। साझेदारी का मतलब क्या होता है? बांटना, शेयर करना। अब देखो, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा का मुख्य स्रोत क्या है? प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन, किसमें? लोकतंत्र में। चुनाव, धर्म, जाति या भाषा। अब लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन, और लोगों के शासन को डिसाइड करने के लिए हमारे पास जो पद्धति है उसको क्या बोलते हैं? चुनाव। और चुनाव ही हो जाएगा आपका आंसर, है ना बच्चा? है ना? बिल्कुल। अब देखो, लोकतंत्र की एक मुख्य चुनौती क्या है? लोकतंत्र की अगर मुख्य चुनौती पूछी जाए तो मेरे दोस्त, क्या शिक्षा का प्रसार लोकतंत्र की चुनौती है? क्या स्वास्थ्य सुविधा, पर्यावरण संरक्षण, ये सब है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई है लोकतंत्र की तो क्या है बाबू? भ्रष्टाचार, है ना? अब बताओ, सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली क्या है? विरोध और टकराव नहीं, लगाओ और भी लगाओ, भाई आज आए कल हटे, ये कोई मतलब थोड़े। उपेक्षा और तिरस्कार नहीं, सहयोग और समन्वय। अगर काम साथ में करना है, सत्ता की साझेदारी में अगर सबको साथ मिलकर काम करना है तो आपसी सहयोग और संबंध अच्छे होने चाहिए ना। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था का आधार क्या है बताओ? एकात्मक शासन बिल्कुल नहीं, राजशाही नहीं, तानाशाही नहीं, राज्य और केंद्रों के बीच शक्ति का विभाजन, है ना? अब देखो, उपभोक्ता अधिकारों में से एक क्या है? सूचना का अधिकार, उत्पाद का अधिकार, वितरण का अधिकार, ये तो सबको पता होगा। सूचना का अधिकार, इसी को बोला जाता है RTI, फुल फॉर्म राइट टू
राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। ये हर उपभोक्ता का अधिकार है कि वो किसी भी चीज पे आरटीआई कर सकता है, मतलब सूचना का अधिकार। वैश्वीकरण का मुख्य प्रभाव क्या है बताओ? वैश्वीकरण मतलब पूरे विश्व को एक जगह, एक मंच पे आने का मतलब क्या है कि सबकी कमाई बढ़ेगी, और जहां भी कमाई की बात हो, अर्थ की बात करेंगे। सांस्कृतिक अलगाव कैसे होगा? वहां से तो संस्कृति घुलेगी मिलेगी। राजनीति विभाजन कैसे होगा? सामाजिक स्थिरता नहीं, क्या होगा? आर्थिक एकीकरण। बाजार अर्थव्यवस्था में मूल्य निर्धारण किस पर निर्भर करता है? सरकारी आदेश पे, सरकारी नियम पे, पारंपरिक नीति? क्या यार, मांग और आपूर्ति। जैसे जैसे किसी प्रोडक्ट की मांग होगी वैसे आपूर्ति होगी, यही तो है बाजार की अर्थव्यवस्था। कभी कभी आप देखते हो कि सब्जी बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाता है, कभी वही सस्ती सब्जी आसमान, मतलब उसका कीमत आसमान छूने लगता है। ऐसा क्यों? वही डिमांड एंड सप्लाई है ना बच्चा। चलो अब देखो, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? आर्थिक असमानता कम करना, अमीरों को और अमीर बनाना। ये क्या मतलब हो गया? कृषि को नष्ट करना, उद्योगों को बंद करना। भाई आर्थिक असमानता को कम करना है ना। सतत विकास क्या है? ये बात तो पढ़ाए है। केवल जहां लगे काट दो, बताया है। भविष्य की उपेक्षा करना, काटो। संसाधन का अपव्यय, वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करना, यही है सतत विकास, यही है सतत विकास। और ये रहा आपका थैंक यू, ये रहा आपका थैंक यू मेरे दोस्त। थैंक यू इसलिए कि आपने इतना पेशेंसफुली इस क्लास को देखा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज, ये हाफ ईयरली के लिए मैंने 12 के लिए भी करवाया, 10th के लिए भी करवाया। आपके एग्जाम और आपके नॉलेज, आपके बुद्धिमत्ता, आप कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है ना, पता है ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं और क्वेश्चन देखने के बाद उड़ाने लगते हो, तो मन में एक अलग ही लेवल का एहसास होता है। तो इन्हीं सब अच्छी बातों के साथ आप सभी को आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। लेकिन लक उसी का बेस्ट होता है जो मेहनत पे भरोसा करता है। मेरे बोल देने से अगर सब चीज़ अच्छा होने वाली होती तो बाबू मैं रोज बोलता है और सब अच्छा हो जाता। इन्हीं सब अच्छी बातों के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखो। आप सबको कुमार दिवाकर का प्रणाम।